नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू 99 पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाला है क्लास 10 इतिहास अध्याय 1 से यूरोप में राष्ट्रवाद के क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान को बताइए। इटली के एकीकरण में मेजनी को इटली के एकीकरण को पैगंबर कहा गया है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं कर्मठ कार्यकर्ता था। उसका जन्म 1805 में सर्डिया के जिनवा नगर में हुआ था। ठीक, यहाँ तक हम मेजनी के बारे में बताएं। अब हम देखते हैं 1815 में जब जिनवा को पिडमोंट के अधीन कर दिया गया था, तब इसका विरोध करने वाला मेजनी भी था। मतलब जो विरोध कर रहे थे उनमें में से कोई एक मेजनी भी था। राष्ट्रवादी की भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनारी के सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मोर्सी में यंग इटली तथा 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। 1831 में मर्सी में यंग इटली और 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया, मतलब जितने भी सदस्य थे सब क्या थे, युवा थे। मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। उसने जनार्दन जनता तथा इटली का नारा दिया। उसने एक नारा दिया, जनार्दन जनता तथा इटली। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना, संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इटली के एकीकरण में काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों का उल्लेख कीजिए। तो काबूर और गैरिबाल्डी। इटली का एकीकरण मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ था। इटली के एकीकरण में काबूर का योगदान। सबसे पहले हम लोग काबूर के योगदानों को देखेंगे। काबूर का मानना था कि सर्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिया था। विक्टर एमोनियल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली के आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित उनके राज्य को भी सर्डिनिया में मिला लिया गया। ये था काबूर का योगदान। अब समझते हैं इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का योगदान। उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा। ये किसका मानना था? तो गैरिबाल्डी का मानना था कि युद्ध का बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा। इसलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली, नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की क्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। शिक्षकों एवं विद्यार्थी ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक सभा स्थापित की। ठीक, वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। 1838 में जर्मन राष्ट्रवादियों ने फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कर प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम को जर्मनी के एकीकरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन फ्रेडरिक द्वारा अस्वीकार कर देने से एकीकरण का कार्य रुक गया। फ्रेडरिक की मृत्यु के बाद विलियम प्रथम प्रसा का राजा बना। विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, मतलब युद्ध नीति का। इसके लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध किया। अंततः जर्मनी 1871 में एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र में स्थान पाया। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना।
वह राष्ट्र तथा प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। अतः उसने 1862 ईस्वी में ओटो बोन बिस्मार्क को अपना चांसलर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क पर्याप्त राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों की सभी समूहों के संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, वरन प्रशा का नेतृत्व रक्त और लौ नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। अंतर्गतवा जर्मनी 1871 में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभर कर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ओवरऑल देखा जाए तो इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण बिना युद्ध के संभव नहीं था। तो युद्ध का जो सारा श्रेय है वो किस पर जाता है, तो बिस्मार्क को। नेक्स्ट है हमारा वियना कांग्रेस के सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, इसकी क्या उपलब्धियां थी। वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। मतलब यूरोप के राजनीति में जो परिवर्तन नेपोलियन ने किया था उसे खत्म करना था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना और पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। जितने भी पुरातन व्यवस्था थी सब क्या हो गया था, नेपोलियन के शासनकाल में ख़त्म कर दिए गए थे, उन्हें पुनः वापस लाने का मतलब इसलिए ये सम्मेलन किया गया था। इसके द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहला है फ्रांस को नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटाने को कहा गया। फ्रांस के जो क्षेत्र जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जीते हुए थे उन्हें फ्रांस को वापस लौटाने को कहा गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमा पर एक नए महत्वपूर्ण क्षेत्र दिए। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्य में विभक्त कर दिया गया। रूस को पोलैंड का एक भाग दिया गया। ब्रिटेन को अनेक क्षेत्र दिए गए और जर्मन महासंघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव स्थापित किया गया। नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना की। इस प्रकार वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई। फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों के तिलांजलि दे दी गई। श्रद्धांजलि या तिलांजलि एक ही बात है। फिर आते हैं राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। कारण यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना 1989 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्य वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्ध और विजयों से अनेक राष्ट्र में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। प्रभाव 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली उसी व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े जो निम्नलिखित थे। पहला, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांति और आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र। सेकंड है, यूरोप राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों आधिपत्य के विरुद्ध वहाँ भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। राष्ट्रवाद के विकास के प्रतिक्रियावादी शक्तियों निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया गया। सातवां है, राष्ट्रवाद के उदय का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चल गई, व्यापक और दूरगामी प्रभाव न केवल यूरोप पर वरन पूरे विश्व पर पड़ा, जो निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्रीयता की भावना से ही प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों की क्रांतिकारी और आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण भी राष्ट्रवाद उदय का ही परिणाम था। दूसरा, राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया अफ्रीका में भी देखने को मिला। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहाँ भी औपनिवेशिक संस्था से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। थर्ड है, भारतीय राष्ट्रवादी में यूरोप राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। मैसूर के टीपू सल्तनत ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं स्वयं इसका सदस्य भी बना। धर्म सुधार आंदोलन
के भारतीय नेताओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया गया। छठा है, राष्ट्रवाद के विकास का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद में बदल गया। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के दुहाई देकर उचित अनुचित सब कार्य करने लगे। राष्ट्रवाद के उदय ने साम्राज्यवाद प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। इस साम्राज्यवाद प्रवृत्ति के कारण ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बना। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 में चार्ल्स दशम के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा साधारणवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की। 1824 में उनकी मृत्यु के पश्चात फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स दशम को मिला। वह एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था जिसने फ्रांस पर उभर रही राष्ट्रीयता जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीग्रेक प्रधानमंत्री बना। पॉलीग्रेक ने पूर्व में लुई 18वां द्वारा स्थापित सामान्य नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभाज्य वर्ग की स्थापना और उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादी ने पॉलीग्रेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दशम ने इस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। 27 और 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होते रहा। इसे ही जुलाई क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है 9 1848 की क्रांति के प्रभावों को समीक्षा कीजिए। 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। उसका प्रधानमंत्री गिजो प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार का सुधार का विरोध था। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया। फिलिप को किसी से सहायता नहीं मिली, जिससे विवश होकर वह राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। राजा के भागने के बाद क्रांतिकारियों ने फ्रांस के द्वारा द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। नई व्यवस्था के अनुरूप 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार मिला। मजदूरों को काम दिलाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। उन्हें बेकारी भत्ता भी दिया गया। इन कार्यों से श्रमिक की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया। उसका असंतोष बना रहा। गणतंत्रवादियों को नेता लमार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई वल्फ था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गए। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का एक नया संविधान बना। लुई नेपोलियन गणतंत्र राष्ट्रपति बना। 1848 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नए प्रकार के राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, जिसका आधार सैनिक शक्ति था। 1852 में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया और स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। 1848 की क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदार वालों ने साथ बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा 10 यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा। यूनानी सभ्यता का साहित्य, प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धि यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, परंतु इसके बावजूद यूनानी तुर्की साम्राज्य का अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानी में भी राष्ट्रीयकृत की भावना की लहर जगा। फलतः तुर्क शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए गए।
इसके लिए उन्होंने इटेरिया फिलाडेक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इसका उद्देश्य तो शासन को यूनानियों से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनानियों में शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनानियों में विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासन द्वारा यूनानियों स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को बड़ी तरह से कुचलना शुरू किया। 1821 में अलेक्जेंडर चिप्सलैंड के नेतृत्व में यूनानियों में विद्रोह शुरू हो गया। अंततः 1829 में एड्रियानोपल की संधि द्वारा तुर्की नाम मात्र की अधीनता में यूनानियों देने की बात फलतः 1832 में यूनानियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बेबरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों मैंने 10 तक ही बताया, उसके आगे बस लास्ट है। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्रीय योजना क्या थी, इसका नाम प्रभाव डाले। ठीक है। अमेरिकी वियतनाम युद्ध में अमेरिकी अत्याचार की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 योजना की घोषणा की, जो निम्नलिखित है। पहला, हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। युद्ध विराम देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाई बंद रहेगी। युद्ध का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। प्रभाव, राष्ट्रपति निक्सन ने इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्रीय योजना रखी, जिसे संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। 27 फरवरी हस्ताक्षर हो गया। इस तरह अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। अप्रैल 1975 में उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। तो पूरा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पूरा कक्षा 10 के अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर, जो दीर्घ क्वेश्चन आंसर है, उसको मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। वीडियो यहीं तक था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।